और अनबियरेबल पेन है, तो उसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे? जैसे एक प्रिजर्वेशन या कुछ उस तरीके से आप बताइएगा। राइट, सो देखिए अगर 9-10 सेंटीमीटर का है और पेशेंट बहुत पेन में है तो ऑब्वियसली सर्जरी करनी है। ओके, राइट, जैसे मैंने कहा सिम्टम्स पे Symptoms पे depend अगर कोई करता है। पेशेंट बहुत पेन में है तो ये सर्जरी इज एन ऑप्शन। उस समय जितनी भी एंडोमेट्रियोसिस है उसको निकाल दिया जाए और उसके बाद उनको सप्रेसिव ड्रग थेरेपी पे रख दिया जाए ताकि उसको हम दबा के रख सकें। इस पेशेंट में यस सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, पर हाँ ऐसे केस में जैसे 22 साल की लड़की है और 10 सेंटीमीटर का एंडोमेट्रियोसिस है, अनमैरिड गर्ल आप बोल रहे हो, तो उसमें एंटीवेनरल हार्मोन कर देना चाहिए। अच्छा, हमें उसका एग रिजर्व देखना चाहिए कि कितना रिजर्व है, क्योंकि जब आप एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट निकालेंगे तो एग रिजर्व डाउन जाएगा, एग्स कम होंगे। जैसा आपने मैम बताया कि नॉर्मल टिश्यू भी उसके साथ जाएगा अगर सर्जरी करेंगे। यस, और अगर पहले से ही किसी के कम है एग रिजर्व तो फिर वो बहुत ही डाउन जा सकता है। तो ऐसे केसेस में पहले हमें एग प्रिजर्वेशन का भी सोचना चाहिए। ये भी हमें मतलब आगे के रिप्रोडक्टिव ऑप्शन भी पेशेंट से डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को हमारे इंडिया में पता ही पता नहीं, नहीं। एग प्रिजर्वेशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। दैट इज ट्रू। तो अगर कोई यंग गर्ल है जिसके बहुत बड़े बड़े एंडोमेट्रियोसिस हैं, जैसे हमने किया है अभी 3-4 पेशेंट्स का ही रिसेंटली, अब थोड़ी अवेयरनेस आ गई है, इनफैक्ट गायनेकोलॉजिस्ट भी रेफर करने लगे हैं कि दोनों तरफ 2 बड़े बड़े एंडोमेट्रियोसिस थे तो हमने एग पहले ही फ्रीज कर लिए एंड देन बाद में सर्जरी आगे जाए, तो वो भी हमें सब सोचना पड़ता है। ओके, ये तो मैम आपने शादी से पहले जो गर्ल्स जो फेस करती है उसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं उसके बारे में आपने बताया। अब हम जो मतलब मैरिड फीमेल्स हैं, है ना, जो हमारे ओपीडी में आती हैं, है ना, जिनकी शादी को बोले 1-2 साल हुआ है और अभी उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं किया है, अपना फैमिली प्लानिंग नहीं किया है, लेकिन वो एंडोमेट्रियोसिस के साथ बड़ा उनके लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बड़ा दर्द के साथ है मरीज, तो उनके लिए फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सजेस्ट करेंगे मैम? क्या उनको हमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस सजेस्ट करने चाहिए, बताना चाहिए? सो देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस हो गई हाँ, तो हमें पेशेंट को ये बताना है कि भाई एंडोमेट्रियोसिस तो चलो अभी हम पीरियड रोक के आपका हाँ, थोड़ा सा पेन में रिलीव कर देते हैं, हाँ, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस से फर्टिलिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, हाँ, तो प्रो फर्टिलिटी अप्रोच रखनी है हमेशा। कभी भी फालतू में प्रेगनेंसी डिले नहीं करनी है, क्योंकि हमें पता है कि एंडोमेट्रियोसिस है, बच्चा कहने में दिक्कत आ सकती है, और ये भी मालूम है कि एंडोमेट्रियोसिस बढ़ने वाली बीमारी है, प्रोग्रेसिव है, दूसरा अंडे का क्वालिटी भी इससे बड़ा डाउन होता है, हाँ, राइट। तो प्रो फर्टिलिटी अप्रोच रखनी है। तो अगर कोई मैरिड लेडी मेरे पास आई जिनका एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस हुआ है, तो आई वुड से सबसे पहले तो दौड़ के बच्चा पैदा कीजिए। अच्छा, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि जैसे मैंने कहा एंडोमेट्रियोसिस का एक इलाज प्रेगनेंसी करना भी है, तो वो हमें करना है, और क्या इलाज होगा उस पर वो डिपेंड करेगा कि कितने लेवल की एंडोमेट्रियोसिस है। अच्छा, अगर ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है, जैसे लेप्रोस्कोपी में कई बार डायग्नोस होती है कि अंदर सब कुछ चिपका हुआ है, या बहुत बड़ा सा एंडोमेट्रियोसिस, बहुत से एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता। हाँ, तो ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है तो सीधे सीधे IVF है, यस, राइट। पर हाँ, अगर माइल्ड सी एंडोमेट्रियोसिस है, नली उसमें खुली हुई है, अंडा उसका बन रहा है, तो हम 1-2 IUI कर सकते हैं, नॉर्मल ट्राई करा सकते हैं, 2-4 महीने देख सकते हैं, हाँ, पर उसके बाद उनको IVF के लिए प्रोसीड करना चाहिए। तो मतलब एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट को तो हमें 6 मंथ्स का टारगेट देना चाहिए। 6 ये महीने मैं में एनाटॉमी भी बड़ा डिस्टर्ब कर देता है, पूरा Anatomy ट्यूब ओवेरियन एनाटॉमी को भी डिस्टर्ब कर पूरा देता है, disturb अंदर पूरा करता है। एडिशंस बन जाते हैं। यस, हाँ, तो इसके बाद बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट लेना चाहिए, बहुत प्रो फर्टिलिटी अप्रोच रखनी चाहिए। ऐसा सोचना कि अभी बच्चा नहीं करना, वो तो करना ही नहीं है, आप अपना बहुत नुकसान कर लेंगे। हाँ, तो ये हमें हमारा काम है पेशेंट को समझाएं। इनफैक्ट जो अनमैरिड गर्ल्स भी आती हैं एंडोमेट्रियोसिस के साथ, तो उनको हम ये बोलते हैं हमेशा कि भाई तुम जब भी शादी हो तुम्हारी, अब ये तो है नहीं कि इस चक्कर में जल्दी शादी कर लो और किसी गलत आदमी से कर लो, वो नहीं करना है, बट जब भी शादी हो तो एटलीस्ट शादी के बाद प्रेगनेंसी डिले नहीं करनी। शादी के बाद जितना जल्दी हो सके प्रेगनेंसी कर लें, बच्चा हो जाता है। हाँ, मतलब ये नहीं कि गलत उसमें फंस गए, बट हाँ, प्रो फर्टिलिटी अप्रोच रखनी है, और इवन शादी होने तक भी हम उन्हें ड्रग्स देके रख सकते हैं ताकि एंडोमेट्रियोसिस और बढ़े ना, और और हमने सप्रेसिव थेरेपी देके रख यस सकते हैं। यस, और अब तो जो एडवांस IVF टेक्निक्स की वजह इनसे हम इतने ब्लेस्ड हैं कि अगर कोई अपना फैमिली प्लानिंग डिले भी करना चाहता है तो भी वो अपना एग प्रिजर्व करवा के या Egg freezing कर सकते हैं। फ्रीजिंग करवा सकता है, या फिर एम्ब्रायोस फ्रीज करवा सकता है। यस, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन Yes. कि चलो भी ठीक है, किसी मजबूरी की वजह से अभी बच्चा नहीं करना है, कैरियर है या बाहर शिफ्ट हो रहे हैं और वीजा की प्रॉब्लम है, ये सब दिक्कतें अगर है तो एग और एम्ब्रियो निकाल के फ्रीज कर लिया जाए और बाद में करने, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस इज मर्सीलेस डिजीज,
राइट, तो उसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए।